हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचआर मैनेजमेंट स्टडीज़। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ और एचआर मैनेजमेंट का होता है कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन वेरी इजी, सिंपल एंड शॉर्ट वे में कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस एज वेल एज उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो कि एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम और अदर क्लासेस में एचआर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या एचआर मैनेजमेंट के पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय मिस्टर एल्टन मायो। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम एल्टन मायो जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एल्टन मायो जी जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पे अटेंशन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक है ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो कि 1946 में आई थी, एंड अदर वन इज़ द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो कि 1949 में आई थी। अब बात करते हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट की। तो फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी में जब एक बड़ा क्लाउड या कह सकते हैं खेतीहर जो किसान भाई थे और किसान परिवार जो होते थे, किसान समाज जो होता था, वो धीरे धीरे करके ना फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया के साइड में मूव कर रहा था, उधर शिफ्ट हो रहा था। मतलब कि खेती का काम कम करके वो लोग इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में काम करना ज़्यादा शुरू कर रहे थे और इंडस्ट्रीज़ लगाना, इस सब कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे थे एंड बहुत ही मशीनों का हैवी यूज़ करने लगे थे एंड एज वेल एज वो अपना क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। सो इस पीरियड को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, उसी में तो मैनेजमेंट का क्या एक मोटिव होता था, ऑब्जेक्ट होता था कि हम इनकी वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं या इनके मतलब प्रोडक्टिविटी को कैसे एम्फेसाइज करें या इंक्रीज़ करें। सो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट को लेकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का जो हॉथरॉन प्लांट था जो कि शिकागो में लोकेटेड था, इसमें नियरली 29,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर फीमेल। तो उन्होंने एक नेशनल रिसर्च काउंसिल को कहा कि आप हमारे यहाँ पर आइए या आप अपनी हमारे यहाँ पे एक अपनी टीम भेजिए जो कि एक रिसर्च करे ऑन द वर्क कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉय कि जो फिज़िकल वर्क कंडीशन है एम्प्लॉयज़ की, वो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ करती है या फिर अदर जो एस्पेक्ट हैं वो उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी ऑलरेडी हैज़ अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल पॉलिसीज़ एंड एचआर पॉलिसीज़। तो यहाँ पे जब एल्टन मायो एंड इनके जो स्टाफ आया तो उन्होंने उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो प्लांट था वहाँ के फिज़िकल एटमॉस्फेयर को जब उन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया, वो क्या करते थे कि वो धीरे धीरे लाइट्स को कम करते थे, ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया करते थे या कभी कभी लाइट्स को बहुत ज़्यादा कर दिया करते थे। इसी तरह से ह्यूमिडिटी को भी कभी कम कभी ज़्यादा कर दिया करते थे, ताकि कभी कम कर दिया कर देते थे, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे, जिससे कि वह फिज़िकल कंडीशंस में किस तरह की फ़िज़िकल कंडीशंस में वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ रही है या घट रही है, इस बात पर रिसर्च कर सकें। फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च थी वो 1927 से 1932 अप्रॉक्सीमेट 6 ईयर चला था। लेकिन ये तो मतलब एक जनरल रिसर्च टाइप हो रही थी, लेकिन एल्टन मायो जी को था जो एक वो फेमस हुए थे, कह सकते हैं उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुआ जब उन्होंने इसी हॉथरॉन प्लांट में ही 6 फीमेल वर्कर्स को लेकर एक रिले असेंबली रूम क्रिएट किया।
और जो एल्टन मायो जी का स्टाफ था वो उसी असेंबली रूम में उन वर्कर्स के साथ में रुका और वो उनको नोट डाउन चेक कर रहा था, देख रहा था और इस चीज़ को नोट डाउन भी कर रहा था कि वो किस कार्य को किस तरह से कर रही हैं। और इसके बाद में फिर उन्होंने जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में उन लोगों को, उन जो फीमेल वर्कर्स थी उनको अपडेट कर रहा था उसमें, और उसके बाद में उनसे इस बारे में फीडबैक भी ले रहा था, पूछते भी जा रहा था कि वो क्या करती हैं, मतलब वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या फील करती हैं। देन मायो जी ने स्टार्ट किया बहुत ही केयरफुली और कंट्रोल चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ 4 to 12 वीक्स। द चेंजेस इंक्लूड एडजस्टिंग लाइट। मायो जी ने 4 से 12 वीक में बहुत ही केयरफुल और कंट्रोल चेंज करना स्टार्ट किए। पहले उन्होंने एडजस्टिंग लाइट को किया, उस रूम में लाइट को कभी वो कम कर रहे थे, कभी वो ज़्यादा कर रहे थे, और इस बीच उनका जो स्टाफ है उन वर्कर्स पे पूरी तरह से नज़र रखे ही हुआ था, तो वो उनका फिर जो भी एफिशिएंसी कम होना ज़्यादा होना इस चीज़ को नोट करते जा रहा था। देन उन्होंने क्या किया कि फिर वो टाइम जो ब्रेक टाइम था उसको कभी कम किया, उसको कभी ज़्यादा किया। तो इस ब्रेक टाइम के कम होने से, ज़्यादा होने से, या फिर ब्रेक टाइम एक से ज़्यादा ब्रेक देने से या 2 से ज़्यादा ब्रेक देने पर या और ज़्यादा ब्रेक देने पर उन वर्कर्स की क्या एफिशिएंसी थी, उनके काम करने के तरीके में क्या बदलाव हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस चीज़ को उन्होंने चेक किया। और फिर उन्होंने इस चीज़ ये पाया जब लंच ब्रेक की, क्योंकि ह्यूमिडिटी और मतलब फिज़िकल वर्क कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पे नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो लंच ब्रेक टाइम को कम ज़्यादा करने की बात आई तब उन्होंने वहाँ पे महसूस किया, मायो जी ने महसूस किया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो उनके जब वो ब्रेक जो उन्होंने ज़्यादा दे दिए उसमें रुक जा रही थी या एफिशिएंसी कम हो रही थी, बिकॉज जो वर्कर्स की जो लय थी काम करने की तो वो जो है वो रुक जाया करती थी। जैसे कि हम मान लीजिए हम लोग एक किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी टॉपिक्स पे टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं, तो क्या होता है अगर बीच बीच में हमें उसमें ब्रेक देना पड़े तो क्या जब हर ब्रेक के बाद में फिर से करने के लिए तो हमें कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद एकदम से नहीं कि हमने जहाँ काम छोड़ा फट से वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। इट मीन्स कि जो लय होती है वो टूट जा रही थी। और थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन्होंने ये देखा कि जो ब्रेक जो कह सकते हैं जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, उन्होंने ये देखा कि फ़िज़िकल कंडीशंस और ब्रेक्स को टाइम बढ़ाना या ब्रेक्स का टाइम कम करना ये उतना जो है अफेक्ट नहीं कर रहे थे उनकी वर्कर्स की एफिशिएंसी को, जितना कि वहाँ का सोशल एटमॉस्फेयर कर रहा था। इट मीन्स कि जो मैनेजर्स का और उनके जो लीडर्स का उनके साथ बिहेवियर था वो उन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। उन्होंने ये पाया, मायो जी ने इस चीज़ को पाया इस रिसर्च में कि लोग काम पैसे के लिए तो करते हैं, लेकिन केवल पैसे के लिए ही काम करना या किसी एक जगह पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पैसे के लिए ही रुके नहीं रह सकते। अगर उनको अच्छा सोशल एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं मिलेगा तो वो लोग वहाँ पे नहीं रह पाएंगे या ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो मैनेजर्स का, उनके जो मैनेजर्स का या उनके लीडर्स का जो बिहेवियर जब भी फैमिलियर होता था, जब भी बहुत ही काम और बहुत ही सपोर्टिव रहता था, तब वो वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाया करती थी। और जब उनका बिहेवियर रूड हो जाता था या थोड़ा सा हार्ड कोई एक्शन हो जाता था, तब उनकी एफिशिएंसी बहुत ही गिर जाया करती थी। वर्कर्स की जो एफिशिएंसी, वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो गिर जाती थी। इसी तरह से उन्होंने एक बात ये भी रियलाइज़ हुआ कि वर्कर्स या कोई भी पर्सन है उसको पैसे से ज़्यादा रिकॉग्निशन और उसके काम की वैल्यू से उसका जो एफिशिएंसी है, जो मोरल है, वो ज़्यादा बढ़ता है और उसका जो काम करने का जो वर्क एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाई जा सकती है। इट मीन्स कि केवल पैसे बढ़ाने से किसी भी वर्कर की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि आप उसको एक रिकॉग्निशन नहीं देंगे, उस पर अटेंशन नहीं देंगे कि हमारा पर्सनल अटेंशन भी उस वर्कर पे है,
तो वो उतना नहीं बढ़ पाएगा। और इसी के अपोजिट अगर हम देखें, एक एग्जांपल लें कि हमारे घर पे अगर कोई मेड आती है, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर उनको नाम से बुलाते हैं इसके बजाय कि हम उनको बाई या किसी और बात नाम से बुलाएं, से उनके नाम से बुलाते हैं, और वो मान लीजिए कभी बीमार हो गई, हमने हालचाल पूछ लिया, तो वो इस चीज़ को बड़ा हैप्पीली हमारे घर पे काम करना पसंद करती है और आगे तक रहना पसंद करती है। और जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स। थैंक you so much. Please like, share and subscribe my channel, and please give me feedback about my teaching style, and suggest me the topics what we will cover in the next videos. Thank you so much. Thank you for your support. Stay home, stay safe, and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye.